ये थे वसीम रसूल साहब जो अपना मज़ाहिया कलाम पेश करे थे, क्योंकि आपने हंसने में बंदिश लगाई थी ना। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू अदब की जानिब से मुनक़्क़दा इस शाम में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और अब हमारे अगले मेहमान जो है, मुक़ामी मेहमान जो आ रहे हैं, अब मुझे जिस नाम को मधु करना मकसूद है, उनका काम मोहब्बत, उनका कलाम मोहब्बत, किसी दरगाह के दर्सगाह के फारिग तहसील नहीं, बल्कि वक्त की भट्टी से गुजरे इंसान है। पाक हिंद की मोतबर इल्मी शख्सियात से एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं, और इनकी खास बात यह है कि हमेशा किताबों की सोहबत में शाद रहते हैं। पेशे के लिहाज से मजदूर इतने मजदूर हैं, इख्तिलाफ अपने आप से भी कर देते हैं, मगर मेहनत और मुसलसल मेहनत के कायल है। किसी तहसीन से कतई नज़र वक्त के जालिम फैसलों पर यकीन रखते हैं, और अदब बराए अफादियत के तरफदार हैं। बकौल शायर, आती रुत मुझे रुलाएगी, जाती रुत का झोंका, असनाम कहीं खो गया है, अब लोग ने शाहिद इनायत के नाम से जानते हैं। शाहिद जनाब सदर तकरीर, जनाब मेहमानान खुसूसी, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम जिंदगी महसूस हो जाए महफिल। कुवैत में मुलाजिम एक इंडियन को कम सुनाई देता था। एक रोज इनके बेटे ने फोन पर कहा, बुड्ढे 5-10 हज़ार रुपये भेज दो, मुझे नया मोबाइल सेट लेना है। इन साहब ने कहा, बेटा आपकी बात समझ नहीं आ रही, मैं फ़ोन दूसरे कान पे लगाता हूँ, आप दोबारा बताओ क्या कह रहे हो। अब बेटे ने कहा, पापा मैंने ब्लैकबेरी लेना है, प्लीज़ आप 10-15 हज़ार रुपये भिजवा दें। इन साहब ने लड़के से कहा, बेटा आप अपनी डिमांड मत बढ़ाओ, मैं फ़ोन पहले वाले कान से सुन लेता हूँ। चंद रोज़ कबल जब शाहीन रिजवी साहबा ने मुझे आज की तकरीब के हवाले से हल्का फुल्का मजमून पढ़ने को कहा तो मैंने माजरत कर दी। मेरा इनकार सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, फिर तुम मेरा कलाम तरन्नुम से सुना देना। मैंने घबरा कर मजमून पढ़ने की हामी भर ली। मेरे ख्याल में जानबूझकर खुदकशी करने से बेहतर है कि बंदा कुछ देर स्टेज पे आके आइटम कर ले। अब्दुल्ला अब्बासी साहब कमाल के आदमी हैं, आदमी मुशायरे से नीचे रुकते ही नहीं। जर्मनी से आलम फाजल शफीक मुराद साहब इस सच धज के साथ आए हैं कि कुवैत में लश्कारें मारने लगा है। आपका तल्लुक सरगोदा शरीफ से है, लेकिन यहाँ जर्मन पासपोर्ट के साथ आए हैं। अमेरिका या यूरोप का पासपोर्ट दरअसल तारीफें करवाने का लाइसेंस होता है, वरना अगर ये सरगोदा में होते तो शायद माल्टे बेच रहे होते। अगर सरगोदा से कुवैत आए होते तो इनका ठिकाना फहील में सरगोदा होटल ही होता। और अजीज नबील साहब कतर से महकते चहकते तशरीफ लाए हैं, क्योंकि ये हमें और हम इन्हें नहीं जानते, इसलिए एक दूसरे की इज्जत करने पर मजबूर हैं। अगर ये कुवैत में कुछ दिन रह लिए तो इनसे भी 2-2 हाथ कर लेंगे। पता नहीं आज जर्मनी वालों, कतर वालों और कुवैत वालों की उर्दू सुनकर बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब की रूह पर क्या गुजरेगी। मैं बाकायदा लिखाई तो नहीं, बस जोड़ तोड़ करके काम चला लेता हूँ। शफीक मुराद साहब, अजीज़ नबील साहब जैसे अदीब इसे इक़्तिबास और आप जैसे एजुकेटेड साहबान इस फनकारी को कापी पेस्ट कहते हैं। जिस तरह कुवैत में इधर उधर से आने वालों से रौनक लग जाती है, इसी तरह मैं भी यहाँ वहाँ के टोटकों से आइटम पूरा कर लेता हूँ। सदर तकरीब इजाज़त दें तो अपनी जोड़ तोड़ का नमूना पेश करूँ। इस आइटम का अनुमान है, सब लाल हैं जनाब, यानी यहाँ हर कोई एक दूसरे से बढ़कर है। पाकिस्तान में लोगों को लीडर
और कुवैत में मुअज़्ज़ज़ बनने का बहुत शौक है। वहाँ टीवी चैनलों ने और यहाँ तकरीबात ने इन लोगों को खूब खूब प्रोमोट किया है। अब उन साहब को देख लीजिए, वो वाले जिन्होंने डार्क ब्लू कोट की जेब में गुलाबी रुमाल सजा रखा है। पिछले जुमा के रोज खितान की मस्जिद में सर पर सफेद टोपी रखे जलसा सीरतुल नबी के मेहमान खुसूसी बने बैठे थे। अभी अभी गुजरी ईद की शाम मुनक्कद होने वाले वॉलीबॉल के मेहमान खुसूसी भी यही थे। मोहम्मद मुश्ताक कादरी साहब बड़े ही दिलनवाज किस्म के दोस्त हैं। आप सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना फलाही सरगर्मियों में पेश रहते हैं। नात गोई की दौलत से मालामाल हैं, वैसे कबड्डी भी अच्छी खेलते हैं। जनाब मोहम्मद अशरफ जार के साहबजादे दावत उलीमा में बड़े इत्तेफाक से मिले। उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रेस के ऊपर अरबी लिबास जेब तन कर रखा था और टाई कोट और सिंधी टोपी के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। उनके एक हाथ में ब्रीफकेस और दूसरे हाथ में तौलिया था। कंधे से कैमरा लटका रखा था। मैंने पूछा, कादरी साहब क्या फ्लैट तब्दील कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं तो, मगर आपसे किसने कहा? मैंने कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन आप घर का सारा सामान उठाए फिर रहे हैं, तो मुझे शक गुस्सा हो गया था। हाजी साबर उमर भारत में दिलीप कुमार की तरह बाएं से दाएं कंघी करता था। वहाँ ट्रैफिक सड़क पे बाएं सम चलती थी, जबकि ड्राइविंग सीट दाएं तरफ होती थी। जब ये कुवैत पहुंचा तो हैरान रह गया, क्या गोरे क्या काले, अरबी क्या अजमी क्या, जिसको देखो रोड के बाएं हाथ गाड़ी उड़ाए चला जा रहा था। साबर उमर तो नया आया था, समझ ही ना पाया क्या करे। बस इसने सोच लिया कि कुवैत में सब कुछ उल्टा ही होता होगा। इसके हाथ में कंघा था। इसने एहतियाती तौर पे शाहरुख खान की तरह कंघा दाएं से बाएं करना शुरू कर दिया। अब तो इसने कुवैत को अच्छी तरह समझ लिया है। यहाँ इसकी रोजी रोटी का सिलसिला है और भारत में रूह की जड़ें हैं। ये दोनों में से किसी को भी खफा नहीं कर सकता। लिहाजा अब इसने आमिर खान की तरह दरमियान में से मांग निकालना शुरू किया। जनाब अयूब कासिम करजीकर से मेरी बाकायदा मुलाकातें कम और इत्तफाकिया मुलाकातें ज़्यादा हैं। कोई 4 वर्ष कबल एक सुबह अजीज़ी अफरोज़ आलम के यहाँ गया तो अयूब कासिम साहब वहाँ पहले से तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ से मैंने भारत के सफारतखाने का रुख किया। देखता हूँ कि करजीकर साहब वहाँ भी मौजूद थे। फिर मुझे चंद अशिया की खरीदारी के लिए फहील जाना पड़ा। हस्बे साबक अयूब कासिम साहब से फहील में भी सामना हो गया। उसी शाम एक दोस्त पुलिस कहते चढ़ के हवाला जा पहुँचा। मैं मजबूरा दोस्त की खबरगिरी के वास्ते पुलिस स्टेशन जाना चाहता था, मगर इस ख्याल ने रोक लिया कि एक दिन में करजीकर साहब से 3 मुलाकातें काफ़ी हैं, वरना कुछ बैठ नहीं कि ये हवाला में भी मौजूद पाए। कुछ अर्सा कबल अयूब कासिम करजीकर साहब अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए भारत गए। जब उनकी वापसी की इत्तला मिली तो मैंने फ़ोन पर मिजाज पुरसी करते हुए खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में जामिया और तसल्ली बख्श जवाब दिया, जी बिल्कुल ठीक है, पहले कुछ कुछ धुंधला दिखता था, अब सब कुछ धुंधला दिखता है। कुवैत में किसी नए शायर की किताब छप जाए तो पुराने शायरों के पेट में लोड उठने लगते हैं। किताब और शायर पर वो तुहमतें लगाई जाती हैं कि अल्लाह माफ़ करे। अब हमारे जलील अहमद निसार साहब को ले लें। इनकी किताब की तकरीब उन्माई की बात चली तो यारों ने हद कर दी। किसी को मिसरे पैरों में नहीं लगते तो किसी को काफ़ी उकड़े उकड़े दिखाई देते हैं। मैंने किसी की परवाह किए बगैर सबसे कह दिया कि बिला वजह की इतनी नुक्ताचीनी अच्छी नहीं। देखें ना, अभी इनकी पहली किताब है। मिसरे काफ़ी कहीं भागे तो नहीं जा रहे। 4-5 किताबें हो जाएं तो मिसरों पैरों और काफ़ियों से भी निपट लेंगे। इन दिनों ट्यूशन की वजह से फुर्सत नहीं। समर वेकेशन के होमवर्क में हर शागिर्द को 10-10 गज़लें देते हैं। यहाँ पर एक कुर्सी और कुवैत में उस्तादा असगर इजाज चिश्ती साहब को कौन नहीं जानता। एक बार मैं रमूज़े शायरी सीखने की गर्ज से उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ की, हजरत
इलामत, इस्तारे और तशबीह में क्या फ़र्क है? चिश्ती साहब ने अपनी 3 दर्जन तसनीफात पर निगाह डालते हुए आलमाना जवाब दिया, शरबत पियो, ठंडा हो रहा है। मैंने शरबत पीकर दूसरा सवाल किया, उस्ताद जी दाखिली कैफियत और खारजी एहसासात से आगाह होने का पैमाना क्या है? चिश्ती साहब ने खमीरा गाउसबान, रोगने बादाम, कुश्ता ज़ाफ़रान और हुब्बे शबाब अक्सीर की शीशियाँ ढांपते हुए उस्तादाना जवाब दिया, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। खाना खाकर मैंने दरियाफ्त किया, किबला सूरी हुसन और मानवी हुसन के माबीन तफरीक की वजाहत तो फरमाइए। हज़रत असगर एजाज चिश्ती ने मुझे दरवाजे से बाहर धक्का देते हुए जालमाना जवाब दिया, दफ़ा हो जो नलायक, मुझे नींद आ रही है। इन बातों को कुवैत में एक से एक उस्ताद और उस्तादनियाँ मौजूद हैं। कुवैत अपने दिनार की वजह से मशहूर और गोल मटोल अजीज़ी अफरोज़ आलम की वजह से बदनाम है। अफरोज़ आलम को लड़कियों, खवातीन और आंटियों से तल्लुकात बनाने का जुनून है। ज़नाना फ़ोन नंबर और फीमेल एड्रेस के पीछे पड़े रहते हैं। उन्होंने हीले बहानों से मुझसे आबिद ज़ाहद नसीम का फ़ोन नंबर ले लिया। अब वो मुझे पहचानती नहीं और अफरोज़ आलम इनके भाई बने फिरते हैं। इसी तरह प्रोफेसर शहनाज शोरो का फ़ोन नंबर भी हथिया लिया। अब वो मेरी कॉल अटेंड नहीं करती, मगर अफरोज़ से खूब चैटिंग चलती है। एक दिन तो अफरोज़ ने हद कर दी, कहने लगे, शाहिद साहब भाभी का फ़ोन नंबर तो बता दें, कभी सलाम दुआई कर लेंगे। मैंने इस बिहारी बाबू का गुज़श्ता रिकॉर्ड देखकर कहा, मियाँ सादा हूँ लेकिन इतना भी नहीं। कुवैत में उर्दू का नाम आए तो पहला नाम जनाब मोहम्मद कमाल अज़हर का होता है। दरअसल उन्होंने कुवैत के शायरों समेत दुनिया भर के पब्लिशरों के साथ इतने खड्डे किए हैं कि अब कमाल अज़हर को शायर कम और नाना पाटेकर ज़्यादा समझा जाता है। कमाल साहब नाम ही नहीं, हकीकत में भी कमाल के आदमी हैं। अगर किसी को शक हो तो इनसे दोस्ती या दुश्मनी करके देख लें, बल्कि आप सिर्फ दोस्ती कर लें, दुश्मनी की जरूरत नहीं रहेगी। जनाब शफीक मुराद और जनाब अजीज़ नबील, हम कुवैत के मजदूर पेशा लोग भी अजीब तमाशा हैं। हम अपने अपने मसाइल से घबरा कर दिनार कमाने यहाँ आए थे। हमें अपने ज़िंदगियों के कीमती साल गंवाने के बाद समझ आई है कि दिनार मसलों का हल नहीं बल्कि मसाइल की जड़ है। अपना आप मारकर हमने थोड़े बहुत दिनार कमा भी लिए हैं, लेकिन मसाइल हल होने की बजाय फैलकर पहाड़ बन गए हैं। दिनारों के पीछे दौड़ते दौड़ते हम इतनी दूर निकल आए हैं कि अब हमारी अपने आप से मुलाकात भी कम कम ही होती है। हम में से अक्सरियत की माएँ हमारे इंतज़ार में रोते रोते कभी ना जागने के लिए कब्रों में जा सोई हैं। अब हम कभी अपनी माओं को याद करके रो लेते हैं तो कभी आईना देखकर अपने आप पर हंस लेते हैं। हम बिला वजह हंसते रोते मुर्दा हाल लोग सच्ची खुशी बेसाख्ता मुस्कुराहट को तरस गए हैं। आपकी दिल आवेज मुस्कुराहट ने हमें ज़िंदगी का एहसास दिला दिया है। हम सब जी जान से सरशार हैं कि ज़िंदगी जिए ना सही, मुद्दतों बाद ज़िंदगी देख तो ली। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ख़ुसूसी, अगर हो सके तो आइंदा भी आते जाते रहिएगा। कुवैत में कोई जश्न मौसीकी हो या किसी की नमाज जनाजा, कहीं महफिल मुशायरा हो या किताब की तकरीब रुनमाई, मौलाना मसूद हसास रज़ाकाराना तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से पेश रहते हैं। हर वक्त यूँ बने संवरे रहते हैं जैसे लड़के वाले इन्हें देखने आ रहे हैं। गुफ्तगू ऐसी मुरस्सा हंसी करते हैं जैसे अबुल कलाम आज़ाद की रूह कलाम कर रही हो। मौलाना साहब एक बार मुझसे कहने लगे, मुझे पढ़ने के लिए मदऊ किया जाता है तो 2-4 तालियां बजती हैं, लेकिन जब मैं अपना कलाम ख़त्म करता हूँ तो लोग देर तक तालियां बजाकर दाद देते रहते हैं। इस पर मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, हजरत जब आप स्टेज पर आते हैं तो आपके चंद खास दोस्त ही तालियां बजाते हैं। अलबत्ता कलाम ख़त्म होने पर तमाम हाज़रीन खुश होकर इसलिए तालियां बजाते हैं कि चलो इस आइटम से तो जान छूटी। तो जनाब अब आप तालियां बजा लीजिए कि मैं आपकी जान छोड़ दूँ।